हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटेप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन में ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके प्रोविजन के रिगार्डिंग में, इसके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे थे उस रिगार्डिंग। इसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी आपसे इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इस एक्ट को हम जानते हैं कि इस एक्ट ने जो सेंट्रलाइजेशन जो शुरुआत करी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, उसको पीक पर पहुंचाया था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज यहाँ पर दूंगा और आप लोगों के लिए एक टेस्टिंग क्वेश्चन भी रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि हमारे जो सेशन की पीडीएफ है वो हम वहाँ पर शेयर करेंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। होता क्या है कि 1820s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में काफ़ी पीक पर पहुंच जाती है और ब्रिटेन वालों को ऐसा लगता है कि हमें अब एक कंट्री को कॉलोनी बना के इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उससे हमारे दो पर्पस सॉल्व होंगे। देखिए, कॉलोनी बनाने का फ़ायदा क्या था उस टाइम पर। कॉलोनी बनाने के दो फायदे थे। पहली बात तो ये कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आने वाला था, वो रॉ मटेरियल कॉलोनी से आने वाला था। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से कॉटन, रॉ कॉटन जो है, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज ये आपके ब्रिटेन जाने लगे। सिमिलरली अफ्रीका से बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे जाने लगे, ब्रिटेन में जाने लगे। और ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स थे, जो कमोडिटी बन चुकी थी, जो प्रोडक्ट बन चुका था, उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए थी। देखिए, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है जो बन चुका है, अगर उसके लिए मार्केट नहीं मिलेगी तो आपकी सप्लाई कहाँ करोगे आप। ठीक है, तो आपका डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से कॉलोनी बनाने रखने का फायदा ये भी था कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो मास प्रोडक्शन हो रही है, उनके प्रोडक्ट्स को कहीं बेच भी पाओ। ठीक है, तो उस बैकग्राउंड में आपका आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1820s के एंड में एक सेलेक्ट कमेटी बैठती है ब्रिटिश पार्लियामेंट की और उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर आपका एक चार्टर एक्ट बनता है 1833 का। और ये वही पीरियड है जिस टाइम पर स्लेवरी एबोलिशन की बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी कि हमें अब जो स्लेव्स हम बाय करते हैं अफ्रीका से, उस पूरे सिस्टम को एंड करना चाहिए। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स लाए गए इंडियन लॉ में। देखिए, अभी तक क्या था कि इंडियन लॉ इंडियन पर्सनल लॉ सिस्टम के बेसिस पर गवर्न किया जा रहा था कि मुस्लिम लॉज अलग तरीके से गवर्न होते थे, हिंदू लॉ अलग तरीके से गवर्न होते थे। और ब्रिटिश को प्रॉब्लम आ रही थी, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं हमें कोडिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें अपना एक लॉ कमीशन बिठाना पड़ेगा ताकि हम सारे लॉज को कोडिफाई कर पाएं, एक इंडियन पीनल कोड बना पाएं, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना पाएं, ताकि उसके हिसाब से हम इंडियंस को गवर्न कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी गई इन इंडियन लॉ। उसके बाद एक्सपेंशन करी गई गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई थी, जहां पर 1+4 मेंबर थे, 4 काउंसिलर थे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 के 4 मेंबर से डिक्रीज करके 1 मेंबर कम कर दिया गया, 3 मेंबर हो गए। लेकिन यहां पर अब हमें दोबारा से एक्सपेंशन देखने को मिलती है इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल। एक एडिशनल मेंबर जिसको बोला जाता है कि आप सिर्फ लॉ मेंबर हो गए, इनको ऐड किया जाता है इनटू द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी लोअर लेवल सर्विसेज है वहाँ पर इंडियंस को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अभी भी जो कोविनेंटेड पब्लिक सर्विसेज हैं, जो हायर पब्लिक सर्विसेज हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं की जाती है इंडियंस की। अभी भी पब्लिक सर्विस कंपटीशन ओपन नहीं है। आपका जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है वो अभी भी सिर्फ ब्रिटेन वालों के लिए रहेगा। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन दी जाती है टू अबॉलिश दी स्लेवरी। ऐसा बोला जाता है कि अब हमें स्लेवरी को अबॉलिश करना है। उसके बाद एक एक्ट आएगा 1843 में, जिसके थ्रू फॉर्मली जो आपकी स्लेवरी है वो अबॉलिश की जाएगी। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बोला गया कि जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी हैं वो सबजुगेट होंगी टू दी बंगाल प्रेसिडेंसी इन टर्म्स ऑफ मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटेन इंडिया में थे, जो इनका एरिया था, यहाँ पर इनकी 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, जो बड़े प्रोविंसेस थे, मेन सेंटर थे। कौन कौन से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन वेस्ट इंडिया,
उसके बाद साउथ में अगर हम बात करें मद्रास प्रेसिडेंसी, और अगर हम बात करें ईस्ट में तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी इनकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल में बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल पूरा आता था, जो अब बांग्लादेश को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर 1773 के एक्ट में ये बोला गया कि अब जो ये दो प्रेसिडेंसी हैं, कौन कौन सी, आपकी बंगाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, अगर ये कोई भी वॉर करती हैं, कोई भी पीस ट्रीटी करते हैं, तो इनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक है। अब हर एक्ट में जब भी हम चार्टर एक्ट की बात करेंगे, 1793 के चार्टर एक्ट की बात करें, 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें, हर बार जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इनका कंट्रोल इन दोनों प्रेसिडेंसी के ऊपर और बढ़ा दिया जाता है। और 1833 के एक्ट में तो पीक पहुंच जाती है, अब ये सेंट्रलाइजेशन की पीक पहुंच चुकी है, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है। अब बोला जाता है कि कोई भी लॉ बनाने की पावर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के नहीं रहेगी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी है या फिर जो गवर्नर जनरल है बंगाल प्रेसिडेंसीज का, ये पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएगा, पूरी ब्रिटिश टेरिटरीज के लिए लॉ बनाएगा। ठीक है। तो पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया टर्म का यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। और एक और बात कि अभी तक हम जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा उसकी डेजिग्नेशन हम चेंज कर रहे हैं, हम इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि वो डिफरेंट लगे बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी से। वहां पर अभी भी जो हेड होगा उसको गवर्नर बोला जाएगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। लेकिन पहली बार इन्होंने 1773 में बोला कि वी आर चेंजिंग द डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, उनको हम बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बोला गया कि अब हम फिर से डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा उसको अब बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहली बार अब डेजिग्नेशन चेंज हुई है। और विलियम बेंटिक जो कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे इंडिया के, बंगाल के सॉरी, उनको अब बोला गया कि यू आर ऑल्सो दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु वॉज दी ओनली गवर्नर जनरल जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि भी मिली थी और बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि भी मिली, तो वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है। तो विलियम बेंटिक वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का दीजिएगा। देखो, सिर्फ सुनने से आप अगर सोच रहे हैं कि आपको लंबे समय तक याद रह जाए तो नहीं रह पाएगा। आप कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या मैंने आपसे कोई भी आंसर पूछा है, उसका जो आंसर है आप पक्का रिप्लाई करिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो आप में से जो होनहार बच्चे हैं जो अपना ज्ञान बताना चाहते हैं, प्लीज शेयर करिएगा अपना आंसर कि हु वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। अब यहां पर हम बात कर चुके हैं इन प्रोविजंस की, अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली बार जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बोला जाता है कि आपकी जो ट्रेड प्रिविलेज है उनको हम एंड कर रहे हैं। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बोला गया? 1833 के चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि हम जो ट्रेड मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कि चार्टर बेसिकली क्या था? एक तरह की परमिशन थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती थी फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि वो और नेक्स्ट कुछ पीरियड्स के लिए इंडिया में अपनी जो ट्रेड मोनोपोली है उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपनी प्रिविलेजेस को मेंटेन कर सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये बोला गया कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती, इसके साथ साथ बाकी जो मर्चेंट्स हैं वो भी जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी 1600 से लेकर 1813 तक, उसको अब एंड कर दिया गया। अब बोला गया कि जो बाकी ब्रिटिश मर्चेंट हैं वो भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो 1813 का ही एक्ट था, यहाँ पर बोला गया कि अब जो मोनोपोली रहेगी वो सिर्फ चाय में रहेगी और चाइना के ट्रेड में रहेगी, और 1833 में वो भी खत्म कर दी। तो यहाँ पर जो कंपनी की ट्रेड प्रिविलेजेस थी उनको एंड किया जाता है और कंपनी को बोला जाता है कि आप अपना कमर्शियल बिजनेस जो है उसको बांध लें, अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर लें। और यहाँ पर सिर्फ उनका जो पीरियड है वो 20 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाता है, और 1853 में तो कोई पीरियड बताया भी नहीं जाएगा। ठीक है। अब इस एक्ट में 1833 के एक्ट में यह भी बोला जाता है कि जो अभी तक हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी यूरोपियन पे कि वो इंडिया में आके अपनी एक्विजिशन नहीं कर सकते प्रॉपर्टी की, वो नया लैंड यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, उसको भी हम लिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि अब जो लीगल बैरियर था कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय यूरोपियन, उसको भी एंड किया जाता है। इसके साथ साथ एक इंडियन लॉ कमीशन अपॉइंट किया जाता है जो कि कोडिफिकेशन करेगा एग्जिस्टिंग लॉ की। जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एनलार्ज किया गया, इसमें एक चौथा मेंबर ऐड किया गया है, वो था लॉ मेंबर, लॉर्ड मैकले वाज द फोर्थ मेंबर। उसके साथ साथ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए काम किया जाता है, और इस पर्टिकुलर एक्ट में ही 1843 में एक्ट 5 आता है जहां पर आपकी स्लेवरी इंडिया से फॉर्मली अबॉलिश कर दी जाती है। ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक बहुत ही लैंडमार्क एक्ट था, क्योंकि ये ऐसे टाइम पर आता है जब ब्रिटेन में लिबरल्स का दौर था। लिबरल मतलब वो लोग जो इंडिया फ्रेंडली थे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें वो सिस्टम देखने को भी मिलेगा। अब आपको देखो ये एक्ट किस तरीके से याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा एक्ट था
जहां पर पहली बार एक लॉ मेंबर ऐड किया गया। तो आपको ऐसे फैक्ट्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं टेस्ट करना चाहूंगा एक क्वेश्चन की मदद से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने आपको अभी बताया है कि कौन था पहला गवर्नर जनरल इंडिया का, तो आपको याद रहना चाहिए कि विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे चारों ही नाम ऑप्शन में, चारों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें वेरन हेस्टिंग्स की, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अगर हम बात करें विलियम बेंटिक की, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, ही वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। 1858 का जो एक्ट था उसने इसको उपाधि दी वायसरॉय की, ठीक है। तो वॉर विल कैंसिल, आप ये याद रखिएगा, वॉर विल कैंसिल। तो यहाँ पर वॉर क्या है, वैरन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बंगाल के, विलियम विल से आप याद रखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड कैन से आप कैनिंग याद रखिएगा फर्स्ट वायसरॉय, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आपका एक आपकी ड्यूटी बनती है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में पक्का इसका आंसर टाइप करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के रिगार्डिंग। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ कमीशन इन इंडिया। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड 4 मेंबर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको मुझे बताना है दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ एज अ ड्यूटी मान के चलिए कि आपको इसका आंसर मुझे पक्का देना पड़ेगा, और मैं आपको बताऊंगा कल या फिर अगले हफ्ते कि इसका राइट आंसर क्या था, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।